चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजनंदी जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए, भारत के खनिज संसाधनों को हम स्टडी कर रहे थे और इसके अंतर्गत दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों ने प्रीवियस ये दो क्लासेस नहीं देखी हैं, खनिज संसाधन वाली या फिर मिनरल रिसोर्सेज वाली, तो वो आप देख सकते हैं। पहले आप वो देखिए, फिर आज का लेक्चर देखिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। देखिए, खनिज संसाधन के अंतर्गत हमने समझा था बच्चों की खनिज क्या होता है ना। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी भूपरपट्टी होती है या फिर हमारा क्रस्ट होता है ना, पृथ्वी में तीन लेयर होती है। क्रस्ट, बीच वाला मेंटल, फिर अंदर वाला कोर। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं या फिर भूपरपट्टी बोलते हैं, यह अनेक तत्वों से मिलकर के बनी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, सिलिकॉन, है ना। ये सभी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ये सभी भूपरपट्टी में पाए जाते हैं। यही जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? खनिज या फिर मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है। और इन खनिजों से हमें क्या प्राप्त होता है? धातुएं और अधातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अयस्क के माध्यम से। कोई भी जैसे धातु है, मान लीजिए लोहा है, तो मैग्नेटाइट उसका अयस्क है, हेमेटाइट उसका अयस्क है। तो अयस्क के माध्यम से हमें कोई भी धातु अधातु प्राप्त होती है। ठीक है। इसका फिर हमने वर्गीकरण देखा था कि धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं, ऊर्जा खनिज होते हैं। धात्विक खनिज में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, है ना। इसके अलावा मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, है ना, एस्बेस्टॉस वगैरह हो गया। ये सभी क्या होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं। ठीक है। एक होते हैं ऊर्जा खनिज, जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, फिर फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। पेट्रोलियम हो गया, है ना। इसके अलावा कोयला हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी ऊर्जा खनिज है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद एक एक करके हमने खनिजों को पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर था यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा आज हमें पढ़ना है। ठीक है। कोयला हमने पढ़ लिया था, लोहा पढ़ लिया था, मैग्नीज पढ़ लिया था, तांबा, सोना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। हमें कहाँ से पढ़ना था? ठीक है, चूना पत्थर रह गया था शायद, जिप्सम। जिप्सम तक हमने पढ़ लिया था, है ना। चूना पत्थर, जिप्सम तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चूना पत्थर से हमें पढ़ना था। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस देख लेना जिसने भी नहीं देखी हो। तो चूना पत्थर या फिर लाइम की बात करें, लाइम स्टोन की बात करें, ठीक है, तो ये भी एक कैसा होता है? अधात्विक खनिज होता है। आपको पता ही होगा, चूना बहुत जगह यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सीमेंट उद्योग में यूज होता है, घरों में यूज होता है। तो बहुत सारी जगह जो है इसका यूज होता है या फिर किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, जो ये सारी चट्टानें होती हैं, कैल्शियम तो पता ही होगा, कैल्शियम मतलब चूना ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इनसे बनी चट्टानों में ये पाया जाता है, जनरल सी बात है। यूजेस इसके देख लीजिए, तो सीमेंट उद्योग में अभी मैंने आपको बताया, लौह इस्पात उद्योग, आयरन और इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइजर बनाने वाली इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। तो चूने का उपयोग आपको पता ही होगा। ठीक है, खासतौर पर सीमेंट उद्योग याद रखना यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक घरों में भी आपने देखा होगा, रासायनिक उद्योग वगैरह में भी इसका यूज होता है। ठीक है, चूने पत्थर की यदि और बात करें, तो इसकी जो प्रमुख उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर स्टेट है, इसमें राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, राजस्थान का चूने के उत्पादन में प्रथम नंबर आता है। दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे पर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, बस यही पूछेगा पूछेगा तो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। ठीक है, तो राजस्थान का नाम याद रखना है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभ्रक की बात कर लें, तो अभ्रक आपने यदि बचपन में देखा होगा, जो पहले प्रेस वगैरह चलते थे ना, प्रेस आपने देखा होगा ना, जो प्रेस इस्त्री करने वाला प्रेस होता है। ठीक है, तो पुराने जो प्रेस चलते थे उसमें इंसुलेटर के रूप में इस प्रकार से चमकीली परत आपने देखी होगी, है ना। चमकीली परत आपने देखी होगी, यदि आप में से किसी ने यूज किया हो तो उसको ही हम बोलते हैं अभ्रक। ठीक है, तो यह भी एक अधात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक मिनरल है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल। यहां से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभ्रक किस प्रकार का खनिज है। ठीक है, धात्विक खनिज है या फिर अधात्विक खनिज है? तो ये एक अधात्विक खनिज है, आपको याद रखना है। आग्नेय और कायांतरित प्रकार की चट्टानों में ये पाया जाता है। क्या बात है अमरुद जी, आजकल लाइव नहीं आ रहे थे 2-3 क्लास से?
है ना। जो बच्चे रेगुलर लाइव आ रहे हैं कम से कम वो तो आए, है ना। गौरव कुमार या फिर और भी गोविंदा हैं, अमृत है, राजनंदिनी जी हैं, कुछ हैं जो रेगुलर लाइव रहते हैं बच्चे, तो ये कोशिश करें रेगुलर लाइव आए, ठीक है। बीच में 1-2 क्लास में बहुत कम बच्चे थे या फिर ना के बराबर ही बच्चे थे, ठीक है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में अभ्रक पाया जाता है, आपको याद रखना है। ये हल्का होता है, चमकदार होता है और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है, आपको याद रखना है, बैड कंडक्टर होता है ये, है ना। तो इस कारण से आप देखेंगे विद्युत उपकरणों में या फिर विद्युत इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, इस प्रकार का कुछ होता है, आप देख सकते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो देखिए, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इंसुलेटर और रडार में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। आएंगे तो जो जहां से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा। अब अभ्रक के प्रकार होते हैं, इनको भी जरा एक बार देख लीजिए। देखिए, एक होता है श्वेत अभ्रक या फिर इसको हम बोलते हैं व्हाइट माइका, है ना। अभ्रक को क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं इंग्लिश में। तो व्हाइट माइका जो होता है इसको हम रूबी अभ्रक भी बोलते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, श्वेत अभ्रक को और किस नाम से जानते हैं, तो रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं। और सबसे हाई क्वालिटी का जो अभ्रक होता है ना, जैसे हमने कोयले में देखा था, लोहे में देखा था कि 4 कैटेगरी के अलग अलग कोयले होते हैं, 4 कैटेगरी के अलग अलग लोहा अयस्क होते हैं, उसी प्रकार से अभ्रक में भी जो श्वेत अभ्रक होता है, जिसको हम रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं, तो ये उच्च गुणवत्ता वाला क्या होता है, अभ्रक होता है, माइका होता है, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी वाला अभ्रक है, तो आपको याद रखना है श्वेत अभ्रक जो है ये हाई क्वालिटी वाला अभ्रक है। एक होता है पीत अभ्रक, जिसको हम येलो माइका बोलते हैं, तो इसको फ्लोगोपाइट के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। और एक होता है श्याम अभ्रक, ठीक है, एक होता है श्याम अभ्रक, इसे बायोटाइट के नाम से भी जाना जाता है, उसका रंग गुलाबी होता है। बाकी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा होता है, तो श्वेत अभ्रक होता है, इतना सा बस आपको याद रखना है, बाकी आपको ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाना है, ठीक है। अभ्रक के उत्पादन में खासतौर पर परतदार जो अभ्रक होता है, लेयर वाला जो अभ्रक होता है इस प्रकार से, ठीक है, उसमें भारत का विश्व में प्रथम स्थान आता है, ठीक है। अभ्रक में जो परतदार अभ्रक होता है, इसमें भारत का जो पूरे विश्व में प्रोडक्शन की यदि बात करें तो भारत प्रथम नंबर पर आता है, आपको याद रखना है, माइका या फिर लेयर वाले अभ्रक में, ठीक है। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। पूछ लो डाउट, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पूछो बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, अभ्रक के उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं माइका के प्रोडक्शन में, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कहां से आएगा अभ्रक से, सबसे पहले तो अधात्विक खनिज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोडक्शन पूछ लेगा, कौन सा राज्य प्रथम है, द्वितीय है या फिर तृतीय है। तीसरा क्वालिटी पूछ सकता है कि कौन सा अभ्रक सबसे अच्छा होता है, तो श्वेत अभ्रक सबसे अच्छा होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे एग्जाम में, ज्यादा नहीं बनेंगे। ये कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर जिले या फिर क्षेत्र भी लिखे हैं जहां से इसका उत्पादन किया जाता है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है लवण या फिर सॉल्ट, इनको हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, खासतौर पर जब हम भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा था। तो सोडियम क्लोराइड या तो सैलों से प्राप्त होता है या तो खारे समुद्री जल से प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि जो नमक होता है ये 2-3 प्रकारों से निकाला जाता है, समुद्र के जल से, जो खारे पानी की लवड़ियां झीलें होती हैं राजस्थान में जो पाई जाती हैं उनसे, या फिर इसकी खदानें भी होती हैं, है ना, पर्वतों की खदानें होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो वहां से भी अब इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो लवण जो या फिर नमक होता है, सॉल्ट होता है, ये 2-3 प्रकार से हमें प्राप्त होता है। सागर के खारे पानी से निर्मित नमक उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र की बात करें, जो खारे पानी से समुद्र के जल का यूज करके बनाया जाता है, उसमें गुजरात का पहला नंबर है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नमक के उत्पादन में इनमें से कौन सा राज्य प्रथम पर है, लेकिन किससे, सागर के जल के पानी से या फिर समुद्र के जल से जो नमक बनाया
बनाया जाता है उसमें गुजरात पहले पर है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ देखिए, आपको पता होगा इस प्रकार से छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं, है ना, वाटर के, और फिर उससे नमक बनाया जाता है, वो सारी प्रोसेस उसमें आपको नहीं जाना है, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सागर के पानी से गुजरात और तमिलनाडु में बनाया जाता है, खारे पानी की झीलों से राजस्थान में बनाया जाता है, और खदानों में यदि आप बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले से इसकी माइनिंग की जाती है। तो अलग अलग रीजन है जहां से नमक बनाया जाता है, ठीक है। क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। समुद्री पानी से तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यहाँ पर खारे पानी से नमक बनाया जाता है। खारे पानी की झीलों से तो राजस्थान ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं, और हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है यहाँ पर खदानें भी पाई जाती है नमक की, ठीक है। झीलों की बात करें तो सांवर झील सबसे ज्यादा सलाइन लेक है भारत की, ठीक है, सबसे ज्यादा खारापन है जिसमें, सांवर झील हो गई, डीडवाना हो गई और लुनकर नसर हो गई। तो ये कुछ झीलें हैं राजस्थान की जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है, ये हमने पहले भी या फिर प्रीवियस लेक्चर्स में भी बच्चों डिस्कस किया है, ठीक है। हीरे की बात कर लेते हैं, तो हीरे में सीधा सा एक ही क्वेश्चन आता है कि कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है जहां पर सर्वाधिक डायमंड, या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं एकाधिकार है ना, मध्य प्रदेश का या फिर पन्ने जिले का। बाकी और भी यदि कहीं मिलता है तो वो ना के बराबर मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। तो एक प्रकार से आपको पन्ना जिला रट लेना है ना, पन्ना जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, याद रखना है आपको। प्रकृति में सबसे कठोर अवस्था में कठोर तत्व माना जाता है, ठीक है, सबसे कठोर तत्व माना जाता है हीरा, आपको याद रखना है। इसके अलावा कार्बन का एक अपर रूप भी है। हीरा मुख्यतः विंध्य क्रम की प्री कैम्ब्रियन चट्टान जो है ना, ये बहुत पुरानी चट्टान है, विश्व की प्राचीनतम चट्टानों में ये आती है ना। प्री कैम्ब्रियन एक युग था, एक काल था, सबसे पुराना युग कहा जाता है हमारी धरती का। तो वहां पर जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उनमें ही आपको हीरा प्राप्त होता है। यदि जगह की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश का पन्ना और सतना जिला है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और अनंतपुर में भी हीरे का प्रोडक्शन होता है, तो आपको याद रखना है। मेन क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश का पन्ना। यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पन्ना जिला किस लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है हीरे के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो कुर्नूल वगैरह, ये आपको याद रखना, ठीक है। बस यहां से ही क्वेश्चन आएंगे। और कहां से पाया जाता है, तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की, प्री कैम्ब्रियन काल की, तो यहां से हीरा निकाला जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, भारत में हीरे का उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में गोलकुंडा तेलंगाना की खान से ही कोहिनूर हीरा निकाला। अब कोहिनूर हीरे के बारे में आपने सुना होगा, जो वर्तमान में ब्रिटेन में है ना, ठीक है। कोहिनूर हीरे के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो हीरा निकाला गया था बच्चों, ये भारत से ही निकाला गया था। और कहां से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान, जो वर्तमान में तेलंगाना है ना, जो वर्तमान में तेलंगाना में है, यहां से ही कोहिनूर हीरा निकाला गया था। उसके अलावा आपने सुना होगा कोहिनूर स्टेट किसको बोलते हैं, कोहिनूर स्टेट, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कोहिनूर स्टेट किसको कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को कोहिनूर स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 2014 से पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, है ना। 2014 में नया स्टेट बना है। तो चूंकि उस समय ये खान कहां थी, आंध्र प्रदेश में ही थी, ऑब्वियस सी बात है, गोलकुंडा की खान जो वर्तमान में तेलंगाना में। तो स्टार्टिंग से ही इसको कोहिनूर प्रदेश कहा जाता था, आंध्र प्रदेश को, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कहीं भी क्वेश्चन आया तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इसके अलावा मुंबई में हीरे को तराशा जाता है, और सबसे बड़ा मार्केट इसका मुंबई में ही है। अब देखिए, जो हीरा होता है ना, हीरा डायमंड जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसकी मार्केट में सही वैल्यू या फिर सही कीमत कब होती है, जब इसको प्रॉपर तरीके से तराशा जाता है। तराशा मतलब क्या, इसकी कटिंग होती है ना, इसकी प्रॉपर तरीके से कटिंग की जाती है। आपने देखा होगा हीरे को प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग की जाती है, और उस हीरे की सही कीमत तभी आकी जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हीरे को तराशना। तो इसको तराशने का जो सही मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है, वो कहां पर है, मुंबई में है। आपको याद रखना, सबसे बड़ा बाजार है हीरे को तराशने का, ठीक है। तो याद रखना है हीरे के बारे में कहां से क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये पूछ लेगा किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो विंध्य क्रम की जो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें यहाँ से पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना और सतना जिला है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुर्नूल वगैरह का जिला है। बाकी आपको बैन पन्ना ही याद रखना है, ठीक है। और बस ये 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा डीप में वहां से कोई क्वेश्चन ऐसा आने वाला है नहीं, ठीक है। इसके अलावा एस्बेस्टॉस का देख लेते हैं। तो एस्बेस्टॉस क्या होता है, एस्बेस्टॉस का जो बच्चों प्रयोग होता है, ये आप देखेंगे
ऊष्मारोधी जो वस्त्र होते हैं ना, जैसे फायर फाइटर वगैरह होते हैं, कहीं आग लग गई तो जो बुझाते हैं, तो उनके कपड़े बनाने के लिए, तो ऊष्मारोधन के लिए इसका उपयोग होता है, उससे रिलेटेड कपड़े या फिर अन्य चीजों को बनाने में यूज होता है। ठीक है, देखिए मैग्नीशिया के साथ मिलाकर के मैग्नीशिया ईंट बनाई जाती है, जिसका उपयोग ऊष्मा रोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एस्बेस्टस के उपयोग यदि हम देख लें तो उपयोग देख लीजिए, अग्निशय कपड़े बनाने में, है ना। अग्निशय कपड़े मतलब समझ गए ना, जो फायर फाइटर वगैरह होते हैं वो जो पहनते हैं आग से, हीट से बचने के लिए। कागज हो गया, चादरें हो गई, तो ये सब बनाने के लिए इसका यूज होता है। फेल्टी ऊनी वस्त्र बनाने के लिए, विद्युत रोधन चटाई बनाने के लिए, तो ये इन सभी में इसका यूज होता है। आपको याद रखना है एस्बेस्टस का। राजस्थान एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, एस्बेस्टस की सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है। एक प्रकार से मोनोपोली है इसके, देश के उत्पादन का लगभग 95% जो प्रोडक्शन है वो अकेले कौन करता है, राजस्थान राज्य करता है। आपको याद रखना है एस्बेस्टस के। ठीक है, देखिए ये बच्चों जो हैं ये छोटे छोटे खनिज हैं, है ना, ज्यादा आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं घुसना है। कुछ खनिज जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना। ये सारे जो कुछ प्रमुख प्रमुख खनिज हैं, 5 से 6, है ना, यही आपको डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। बाकी जो है एस्बेस्टास हो गया, लवण हो गया, है ना, हीरा वगैरह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो फैक्ट आपको निकल के आएंगे, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि खनिज देखेंगे तो बहुत सारे खनिज हैं, लगभग भारत में 95 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो सबके बारे में आप पढ़ भी नहीं सकते, आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्टेड चीजें आपको पढ़ना है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही चीज आपको देखनी है। ठीक है, हर चीज आपको नहीं पढ़नी है। अगला है रॉक फॉस्फेट, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में आता है, होता है, आपको याद रखना है। भंडारण की बात करें तो झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं, जबकि उत्पादन की बात करेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट याद रखना, बस उत्पादन याद रख लेना, भंडारण नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, पेट्रोलियम की बात कर लें तो पेट्रोलियम क्या है आपको पता होगा। सबसे पहले समझ लो कि जो पेट्रोलियम होता है बच्चों, है ना, ये एक ऊर्जा खनिज है ना। और पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं होता, आप समझ लो डीजल, ठीक है, या फिर कैरोसिन, या फिर आप समझ लो पेट्रोल, है ना, तो इनसे मतलब नहीं होता। पेट्रोलियम क्या होता है, एक काला गाढ़ा पदार्थ होता है, काला गाढ़ा पदार्थ होता है पेट्रोलियम। ठीक है, इसको ही रिफाइन करके, क्या इसको ही रिफाइन करके इससे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया डीजल, ठीक है, पेट्रोल, कैरोसिन, है ना, कैरोसिन, तो ये सभी इसको रिफाइन करके बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, तो एक गाढ़ा काला पदार्थ होता है पेट्रोलियम, इसको ही रिफाइन करके, रिफाइनरी आपने सुना होगा ना, रिलायंस रिफाइनरी, अलग अलग बहुत सारी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी वगैरह, है ना, तो इनमें ही पेट्रोलियम को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर उससे अलग अलग ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए जो पेट्रोलियम है, पेट्रो और ओलियम दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो पेट्रोलियम शब्द है और एक है ओलियम। पेट्रो का मतलब क्या होता है, चट्टान, पेट्रो मीनिंग मतलब होता है चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है तेल। ठीक है, तो इसको साथ में बोलते हैं चट्टानी तेल, मतलब चट्टानों से जो तेल निकाला जाता है उसको ही हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहां से निकलता है, तो ट्रिसरी युग की अवसादी जो चट्टाने हैं, ट्रिसरी पीरियड की जो सेडिमेंट्रीज रॉक हैं,
इसमें से ही पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो एग्जाम में यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कौन सी चट्टानें जानी जाती है, तो ट्रिशरी पीरियड की अवसादी या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक चीज तो आपको पता ही होगा, जो पेट्रोलियम है ये जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन मतलब जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों के अपघटन के पश्चात, है ना, मतलब आज से करोड़ों वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले जो जीव जंतु और वनस्पति पृथ्वी के गर्भ में दफन हो गए थे, है ना, उनका उसके बाद उनकी जो बॉडी सड़ गई, उसके पश्चात ही जो पदार्थ बना उसको ही हम बोलते हैं पेट्रोलियम। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन है मतलब जीव जंतु और वनस्पतियों के ही अवशेषों, मतलब इनकी जो बॉडीज थी, है ना, अवशेषों के अवघटन के पश्चात, मतलब इनके सड़ने गलने के पश्चात हजारों लाखों वर्षों में जो चेंजेस हुए, केमिकल्स रिएक्शन वगैरह हुई, तो उसके पश्चात ही इस ईंधन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो याद रखना है जीवाश्म ईंधन है, कहां से मिलता है, ट्रिशरी पीरियड की सेडिमेंट्री रॉक से ये बनता है। ठीक है, निर्माण की बात कर लें, सागरीय जीव जंतुओं, खासतौर एक बात और याद रखना पेट्रोलियम के संबंध में, खासतौर पर जो सागरीय जीव जंतु और ज्यादातर आप देखेंगे पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्रों से देखने को मिलता है। अपतटीय क्षेत्र मतलब समुद्री रीजन से, जैसे बॉम्बे हाई हो गया, कलोल वगैरह हो गया, ये सब आप देखेंगे अरेबियन सी में आपको पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर जो पेट्रोलियम मिलता है वो सागरीय क्षेत्र में मिलता है। उसका रीजन ये है कि इसका जो निर्माण हुआ है खासतौर पर सागरीय जीव जंतुओं के अवशेषों के अवघटन के पश्चात हुआ है ना। ऐसा नहीं है, स्थलीय भाग में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में कहा मिलता है, समुद्री क्षेत्र में मिलता है। तो देखिए, सागरीय जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों के अपघटन के पश्चात इसका निर्माण हुआ है ना। मैक्सिमम कंडीशन में आपको याद रखना है। इसके अलावा ये चट्टानी तेल होता है तो कैसा होता है, गहरा होता है, काला तरल पदार्थ होता है, जिसे हम कच्चा तेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। आपने सुना होगा ना, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए इसलिए हमारे यहाँ भी पेट्रोल के रेट बढ़ गए, है ना। तो क्रूड ऑयल का मतलब क्या है, इसी पेट्रोलियम से है जो ये काला गाढ़ा पदार्थ है ना। याद रखना, डायरेक्ट हम कोई डीजल पेट्रोल नहीं मंगाते हैं बाहर से, है ना। पेट्रोलियम मंगाते हैं, ये कच्चा तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, फिर अपने यहाँ की रिफाइनरी में उसको हम रिफाइन करके अलग अलग चीजें बनाते हैं। ठीक है, देखिए कच्चा तेल होता है, इसको क्या करते हैं, ऑयल रिफाइनरी में या फिर तेल शोधन शालाएं जो होती हैं, जैसे आपने रिलायंस वगैरह की सुनी होगी, तो यहां पर इसको हम रिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर इससे क्या बनता है, ये सारी चीजें बनती है। देखिए, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, कैरोसिन, गैसोलीन, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, मोम, विस्फोटक पदार्थ, कॉस्मेटिक, डाई, रंग, पेंट, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशा। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक आइटम आप यूज करते हैं ना, कॉस्मेटिक आइटम, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रयोग होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी सारी चीजें कैसे बनती हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम को जब बच्चों रिफाइन करते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें बचती हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे, उससे बहुत, जैसे मान लो डीजल बनाया, ठीक है, तो उससे कुछ उसके अवशिष्ट पदार्थ भी शेष बचेंगे, तो उसका भी यूज करके कुछ ना कुछ बनाया जाता है, जिसकी ग्रीस हो गया, मोम हो गया, डाई हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ओवरऑल देखेंगे पेट्रोलियम से, तो इतनी सारी चीज इसका यूज करके या फिर इसके अवशिष्ट भाग यूज करके बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है ना। तो पेट्रोलियम का मतलब कभी भी ये मत समझना कि डीजल पेट्रोल से, है ना। पेट्रोलियम एक काला गाढ़ा पदार्थ है जिसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में, और उससे फिर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं रिफाइन करके, रिफाइनरी की मदद से। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, आपको याद रखना, तरल सोना, है ना। लिक्विड गोल्ड भी इसको हम बोलते हैं, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। लिक्विड गोल्ड किसको बोला जाता है, तो पेट्रोलियम को बोला जाता है ना। इसके अलावा वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कुल 23 तेल शोधन कारखाने हैं या फिर ऑयल रिफाइनरीज हैं, 23 हमारे भारत में हैं, जिसमें से 19 जो हैं, है ना, 19 जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, सरकारी क्षेत्र की हैं, पब्लिक सेक्टर की हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की कितनी है, 19 है, टोटल कितनी है, 23 है, याद रखना है। तो 23 पब्लिक सेक्टर की है, सॉरी 19 पब्लिक सेक्टर की है, और 2 निजी हैं, 2 प्राइवेट हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रमुख जो तेल शोधन कारखाने हैं, ठीक है, और 2 और याद रखना है, 19 और 2 21, और 2 संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, 2 संयुक्त उपक्रम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। टोटल ये 23 रिफाइनरी है। तो कुछ प्रमुख देख लेते हैं, जैसे कि जामनगर रिलायंस, ये कैसी है, प्राइवेट है ना, आपने सुना होगा। अंबानी जी की जामनगर गुजरात में है रिलायंस। इसके अलावा यह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, सबसे बड़ी रिफाइनरी है, याद रखना है। इसके अलावा एक वादीनार गुजरात में ही है, एसर कंपनी की रिफाइनरी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 2 संयुक्त उपक्रम अभी जो मैंने आपको बताए, तो एक भटिंडा पंजाब में है, एचपीसीएल जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है। और एक बीना मध्य प्रदेश में है, ये भी बीपीसीएल की है, ठीक है। ये बीपीसीएल कंपनी का नाम है। तो ये 2 संयुक्त उपक्रम हो गए, 2 प्राइवेट हो गई, और बाकी जो 19 है वो सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनी की पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज है, आपको याद रखना है, ठीक है। नवीन, यदि आप सरकारी उपक्रम की बात करेंगे तो पारादीप उड़ीसा में एक नवीनतम सरकारी उपक्रम या फिर पब्लिक सेक्टर का की रिफाइनरी लगी है, तो ये आपको याद रखना है, ये नवीनतम है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा में है। इसके अलावा देखिए, सर्वप्रथम 1866 में असम से पेट्रोलियम पदार्थ निकालना स्टार्ट किया गया, और 1953 तक असम के डिगबोई से ही तेल निकाला जाता रहा। अब इसका बताने का मतलब यह है कि हमारे आजादी के समय तक 1953 तक, है ना, सबसे पहले पेट्रोलियम कहां से निकाला गया था? 1866 में असम का डिगबोई जो क्षेत्र है, ये भी यहां से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो 1866 से लेकर के 1953 तक सिर्फ भारत में एक ही क्षेत्र था, एकमात्र क्षेत्र था असम डिगबोई, जहां से तेल लगातार निकाला जाता रहा। इसके अलावा और कोई क्षेत्र नहीं था। लेकिन आजादी के बाद फिर जब हम, चूंकि देखिए आजादी के समय हमारे देश के सामने और भी बहुत सारी बेसिक समस्याएं थी, जैसे कि खाने को ही नहीं था, है ना, तो पहले उन सभी को ठीक ठाक किया गया, फिर धीरे धीरे इन सब चीजों पर फोकस करके। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और भी जैसे ओएनजीसी की स्थापना की गई 1956 में, ठीक है। फिर इसने पूरे देश में कहां कहां पर तेल हो सकता है इसकी खोजबीन स्टार्ट की, और फिर नई नई जगह जहां से तेल निकाला जाता है उनकी खोज की गई, है ना। तो याद रखना है, इसी से रिलेटेड ओएनजीसी की स्थापना हुई थी, है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना के बाद ही अन्य जो तेल भंडार की जगह है भारत में, उनको खोजा गया। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात और बॉम्बे हाई वगैरह जो है, ये इस टाइम खोजे गए आजादी के बाद, जब इन सभी संस्थाओं की स्थापना की गई, ठीक है। एक OIL है, IOC है, ठीक है। तो 1959 में इसकी और 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। OIL की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। और IOC की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। पेट्रोलियम की बात कर लें तो देखिए, 2 प्रकार से पेट्रोलियम निकाला जाता है, इसको भी जरा देख लीजिए। एक तो जो ये स्थलीय क्षेत्र भारत का, जो ये स्थलीय क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो यहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, असम का डिगबोई हो गया। और एक होता है जो समुद्री क्षेत्र से, ज्यादातर जो पेट्रोलियम निकाला जाता है वो समुद्री क्षेत्र से निकाला जाता है। तो जो अभितटीय क्षेत्र होते हैं या फिर ऑनशोर रीजन होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्थलीय क्षेत्र। मतलब यदि स्थलीय क्षेत्र से पेट्रोलियम निकाला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अभितटीय क्षेत्र, ठीक है। और यदि यहां से पेट्रोलियम निकाला जाएगा, ठीक है, समुद्री क्षेत्र से निकाला जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे अपतटीय क्षेत्र। क्लियर है?
ठीक है। अपतटीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो समुद्र से पेट्रोल निकालते हैं तो उसको हम अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं, ऑफशोर रीजन बोलते हैं। और स्थलीय क्षेत्र से जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसको हम अभितटीय क्षेत्र या फिर ऑनशोर रीजन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं। देखिए गुजरात, राजस्थान और ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है, कहां कहां पर? ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब ये, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब ये, ठीक है, जहां से असम, डिगबोई वगैरह और भी कुछ रीजन है यहां पर, तो यहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके अलावा राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, तो ये कुछ अभी तटीय रीजन है, स्थलीय क्षेत्र में स्थित रीजन है जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल है, असम डिगबोई में भी रिफाइनरी है, हाँ बिल्कुल है ना। देखिए पूरी की पूरी 24 रिफाइनरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ मैंने आपको प्राइवेट वाली बता दी, सार्वजनिक क्षेत्र की बता दी, बाकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा यदि आप बोलोगे। तो बिल्कुल यहां पर है, जहां पर भी पेट्रोलियम क्षेत्र होगा वहां पर डेफिनेटली आसपास आपको रिफाइनरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये गुजरात, राजस्थान और ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, अभी तटीय क्षेत्र या फिर ऑनशोर रीजन है। ठीक है, तो यहां से जो उत्पादन होता है लगभग 50% के आसपास या फिर इससे थोड़ा सा कम प्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब भारत में टोटल 100% जितना भी प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का, तो 50% से थोड़ा सा कम इन 3 रीजन से या फिर अभी तटीय क्षेत्र से प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यदि बात करेंगे अपतटीय क्षेत्र की, तो समुद्र के किनारे ये स्थित होते हैं। ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र मतलब ये वाला तटीय क्षेत्र, और पूर्वी तटीय क्षेत्र मतलब ये वाला तटीय क्षेत्र, मतलब वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों जगह से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? अपतटीय क्षेत्र या फिर ऑफशोर रीजन, जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, इससे बच्चों 50% से थोड़ा सा अधिक प्रोडक्शन होता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझो, ठीक है, कि जो भी खनिज संसाधन, जिन भी खनिज संसाधन का बच्चों उत्पादन किया जाता है, मान लो है ना, मध्य प्रदेश से कोई खनिज निकाला जा रहा है, ठीक है, तो इस पर जो अधिकार होता है ना, उस खनिज पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? तो वो होता है राज्य सरकार का, है ना। राज्य सरकार, मतलब ये खनिज संपदा जो होती है वो राज्य सरकार के अधीन अधीन होती है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद ये है, जो ये पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, तो यदि अभी तटीय क्षेत्र है, ऑन शोर रीजन है, लैंड वाला रीजन है, तो इस पर अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। मतलब यदि गुजरात से तेल निकाला जा रहा है तो उस पर अधिकार राज्य सरकार का होगा, गुजरात सरकार का होगा। राजस्थान से निकाला जा रहा है तो उस पर अधिकार राजस्थान सरकार का होगा। ब्रह्मपुत्र घाटी से निकाला जा रहा है तो असम सरकार का होगा। लेकिन यदि यहां से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है ना, समुद्री क्षेत्र से, अब तटीय रीजन से यदि निकाला जा रहा है, तो इस पर अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। याद रखना है, यदि किसी राज्य से कोई खनिज निकाला जा रहा है तो उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा, लेकिन समुद्री क्षेत्र से यदि कोई खनिज निकाला जा रहा है तो उस पर अधिकार किसका होता है? उस पर केंद्र सरकार का बच्चों अधिकार होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार के अधीन और ये राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक है, अब देखिए अपतटीय क्षेत्र 50% से अधिक है। ठीक है, अब यहां पर आएगा पेट्रोलियम का उत्पादन, बताओ भैया कि सबसे ज्यादा कहां होता है। ठीक है, तो यदि आप ओवरऑल राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान प्रथम नंबर पर है। राज्यों में यदि आप बात करेंगे, गुजरात सेकंड पर है, असम थर्ड पर है और तमिलनाडु चौथे नंबर पर है। लेकिन ओवरऑल में यदि आप देखेंगे तो ओवरऑल में अपतटीय क्षेत्र जो है, समुद्री रीजन जहां से तेल निकाला जा रहा है, तो ये प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन चूंकि किसी राज्य सरकार का नाम यहां पर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? केंद्र सरकार का नाम आएगा। ठीक है, केंद्र सरकार आएगी यहां पर, तो है ना। तो याद रखना है, सर्वाधिक उत्पादन तो होता है अपतटीय क्षेत्र से, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। और यदि राज्यों में आप अभी तटीय क्षेत्र की बात करेंगे तो राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है। इसको आप प्रथम बोल सकते हैं, द्वितीय बोल सकते हैं, तृतीय बोल सकते हैं और चतुर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद करना है ये चीजें। ठीक है, क्लियर हुई होंगी। ये हो गए पूरा पेट्रोलियम वाली हमारी चीज। ठीक है, तो खनिज संसाधन के अंतर्गत हमारा इतना ही है। जो रिफाइनरी है प्रमुख, है ना, रिफाइनरी की या तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा या फिर आप खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करके डेटा निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। रिफाइनरी से उतना क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, तो आप कहीं से भी लिस्ट पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी रिफाइनरी कहां पर है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज वाला आज हमारा इसके अंतर्गत तीसरा लेक्चर था, थर्ड लेक्चर था। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं, आप में से जिसने भी नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट हो तो। अमृत जी को डाउट था, बताओ पूछो। सारे खनिज हमने पढ़ लिए, 3 क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। क्लियर है?
कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर हमारे तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पेट्रोलियम प्रोडक्शन हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा ना। अब आपको पता होगा हमारी कितनी 150 140 करोड़ जनसंख्या है ना। पेट्रोलियम इतना ज्यादा लगता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में लगता है, बहुत जगह यूज होती है ये चीज, है ना। तो इतना सफिशियंट नहीं है ये पेट्रोलियम की सारी जरूरतों को पूरा कर दे। इसलिए अभी भी हमारा जो फॉरेन रिजर्व है भारत का, है ना। फॉरेन रिजर्व मतलब क्या होता है, जो चूंकि आप यदि विदेश से कोई भी चीज मंगाते हो, कोई भी चीज आयात करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो उसका जो पेमेंट करते हैं ना अपन, वो डॉलर में करते हैं, विदेशी मुद्रा में करते हैं ना। तो आज भी जो सर्वाधिक भारत का फॉरेन रिजर्व जाता है वो किस में जाता है, क्रूड ऑयल में ही जाता है, क्रूड ऑयल में। क्योंकि जो हमारे यहाँ ये प्रोडक्शन हो रहा है तो ये बहुत कम है ना। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। होता है जैसे अब आप कोई और भी कोई खनिज लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक खनिज है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो खनिज हमारे यहाँ हो रहा है या फिर किसी चीज की खेती हो रही तो हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, ठीक है। जरूरी ऐसा नहीं होता है। तो बहुत कम है ये प्रोडक्शन हमारे यहाँ, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से, ठीक है। क्योंकि इसकी खपत भी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है। सिंपल सा रीजन ही है, बहुत कम होता है पेट्रोलियम का उत्पादन, बहुत ज्यादा नहीं होता है। 50% जो बच्चों, ये मैंने आपको 100% बताया ना, ये तो हमारे भारत का प्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये हमारी जरूरत नहीं बता रहा हूं कि हमारे भारत की जरूरत, ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे भारत में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें अपतटीय का 50% से अधिक है, और जो अभी तटीय है उसका 50% से थोड़ा सा कम है। ये तो मैं भारत का प्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको भारत की जरूरत नहीं बता रहा हूँ। भारत की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, इस कारण से हमें बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उतना ज्यादा हमारे यहाँ होता नहीं है तेल वगैरह, ठीक है। ज्यादातर आप देखेंगे जो पश्चिमी हमारा एशिया है, आप देखते होंगे ना, अरेबियन पेनिनसुला वाले जो राज्य हैं, सऊदी अरब हो गया, ओमान, ईरान वगैरह, तो यहाँ पर तेल होता है और सारी दुनिया यहाँ से ही इंपोर्ट करती है ऑयल को, ठीक है। क्लियर है? हम्म, ठीक है। अब कहीं को और भी हो सकता है, जैसे हाँ अमृत जी बताइए। अमृत जी बताइए क्या डाउट है आप। सर मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आप जो बताए थे एक ब्लैक सॉइल, वो बेसल्ट सॉइल एक थे, लावा लावा के थ्रू बना है वो। ओके, हाँ ब्लैक सॉइल, हाँ। हाँ ब्लैक सॉइल। हम्म, एंड रेड एंड येलो एक है, वो हाँ आर्कियन टाइप है, आर्कियन टाइप धारवाड़ टाइप का बोले हैं सर। हाँ हाँ हाँ। रॉक। तो सर धारवाड़ एंड वो ब्लैक वो लगभग सेम है, मतलब वो तो दोनों ही लाभा रिलेटेड है ना, नहीं दोनों नहीं, इग्नियस टाइप है। अच्छा अच्छा डाउट है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अच्छा डाउट है, देखो। सर देखो समझो पहले, कर दूं इसको, डिस्कनेक्ट कर दूं मैं? हाँ सर ठीक ठीक सर, है, देखो कनेक्ट के। समझो। दो मिट्टियां बताई मैंने, एक तो काली मिट्टी हमने देखा है ना, ब्लैक सॉइल जिसको हम बोल रहे थे, ठीक है, ब्लैक सॉइल। और एक मैंने आपको बताई लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था जो बेसाल्ट रॉक होती हैं, है ना, बेसाल्ट रॉक, इसके इरोजन वेदरिंग के पश्चात, अपक्षय अपर्दन के पश्चात इसका निर्माण हुआ है। और ये कैसे बनी है, लावा के ठंडे होने के पश्चात, है ना, लावा के ठंडे होने के पश्चात। लाल पीली में मैंने आपको बताया था जो आर्कियन रॉक्स हैं, है ना, आर्कियन रॉक्स हैं, इनके इरोजन वेदरिंग के पश्चात इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपका डाउट समझ गया, बहुत अच्छा डाउट है और ऐसे क्वेश्चन पूछने भी चाहिए। यहां पर मैंने आपको बताया था
कि देखिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ आज से करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, तो क्या था, पृथ्वी पूरा आग का गोला थी। जैसे आप देखेंगे पृथ्वी का, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पृथ्वी अंदर से अभी भी गर्म है ना। लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी बाहर से भी गर्म थी, ठीक है, पृथ्वी बाहर से भी गर्म थी। तो उस समय जब पृथ्वी धीरे 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 ठंडी होना स्टार्ट हुई और जो ये गर्म पदार्थ ऊपर था ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तो प्राथमिक तौर पर जो चट्टानें बनी है ना, सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई, ऊपरी लेयर ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद जो गर्म पदार्थ ऊपर था वो ठंडा हुआ, तो उस पश्चात जो चट्टानें बनी थी तो उनको ही हम बोलते हैं आर्कियन चट्टानें, ठीक है। आर्कियन चट्टानें, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये करोड़ों वर्ष पहले की बात है, ठीक है, आर्कियन चट्टानें बनी। तो यही चट्टानें हमारे प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। यहां पर आप देखेंगे है ना, ये पूरा लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इन जो सबसे पुरानी ये चट्टानें हैं, ठीक है, तो इनके ही अपक्षय अपरदन के पश्चात लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काफी पुरानी चट्टान है। लेकिन जो यहाँ पर आप देखते हैं, अब इसको आप लावा से रिलेट मत कीजिए, है ना, लावा है तो ये भी गर्म पदार्थ, लेकिन ये जो हमारा ये वाला भारत है, ठीक है, जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली, और यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट। अब यहाँ पर जो ये लावा जमा है बच्चों, ये कब जमा है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। जब हमारी इंडियन प्लेट गोंडवाना प्लेट से टूट करके ऊपर मूव हो रही थी, है ना, तो जब ये इक्वेटर के आसपास थी तो यहाँ पर एक फॉल्ट बना था, है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहां पर, और यहां से लावा निकला था, इस प्रकार से लावा लेयर में जमा था, ठीक है। तो ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो यहाँ पर अलग से लावा निकल के जमा है, और लावा निकलने के पश्चात जो ये जमा है इनको हम बोलते हैं कौन सी, बेसाल्ट चट्टान है, ठीक है। तो वो वाली जो आर्कियन चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान है जो कि पृथ्वी के निर्माण के पहले बनी थी, और ये अभी कुछ टाइम पहले की ही चट्टान है। कुछ टाइम पहले मतलब लाखों वर्ष पहले, है ना, ऐसा मत समझ लेना कि 2 4 5 साल। तो ये बहुत अंतर है इन दोनों चट्टानों में, ठीक है। तो इनको आप बेसाल्ट चट्टाने नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनका अब रूपांतरण भी हो चुका है, क्योंकि आर्कियन चेंज होकर किस में बनती हैं, आर्कियन जो है चट्टाने, इनका जब अपक्षय अपरदन होता है, इसके पश्चात जो एक नई चट्टाने बनती हैं उनको हम बोलते हैं धारवाड़ चट्टाने, ठीक है, धारवाड़ चट्टाने। तो जो यहाँ पे जो ये रॉक्स हैं, यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है जिनको हम आर्कियन चट्टाने बोलते हैं, और यहाँ पर नई चट्टान है, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही इनका निर्माण हुआ है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना है। यहाँ इनको हम बेसाल्ट चट्टाने नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, क्लियर है अमरुद जी, क्या अभी भी डाउट है, ठीक है। मैं आपको ना ये एक टॉपिक हमारा स्किप हो गया है, भारत का भूगर्भिक विकास, भारत का भूगर्भिक विकास, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम समझ लेंगे कि भारत में कौन कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, किनका निर्माण कब हुआ। एक ये वाला टॉपिक हम कवर कर लेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट उसमें भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना, ओके। और कोई, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पूछा करो ऐसे डाउट। बहुत अच्छा डाउट आपने पूछा है, पता है अमृत जी ने बहुत शानदार डाउट पूछा है। ऐसे डाउट आने चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें हम तब बताएंगे ना आपको जब आप डाउट पूछेंगे, बिना उसके क्यों हम बताएंगे ये चीजें, ठीक है। वो तो समझने वाली चीजें हैं, यदि किसी को नहीं समझ में आता तो आपको पूछने चाहिए बार बार। हाँ, लाल पीली मिट्टी उसको हम बोलते हैं, रेड और येलो, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। यहाँ पर इस रीजन में लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, और यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है, ब्लैक सॉइल का क्षेत्र है। क्लियर है, और किसी को कोई डाउट, ठीक है। कल हम एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शायद भारत के जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा 1 2 दिन में आपका पूरा कंप्लीट जितना टॉपिक हो गए हैं, तो एक मिक्स टेस्ट रखें हम, है ना, मिक्स टेस्ट डिस्कस करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करें, ताकि आपका एक रिविजन भी हो पाए और आप अपने आप को जज भी कर पाओ कि कितना हमें आ रहा है ज्योग्राफी अभी तक जितनी भी पढ़ी है। क्योंकि पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना, लगातार आप टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट ऑलरेडी पढ़े भी हैं, बुक्स का यूज कीजिए, हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी पड़ी है यूट्यूब पर, तो लगातार आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।